12%। ले जनाब, ये मेरे पास सारे का सारा डाटा मौजूद है। ठीक है जी। इनिशियली किस पे रिकॉग्नाइज होगा? फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं जनाब इसको। अब क्योंकि उसने जनरल एंट्रीज हमारे से नहीं मांगी तो हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास नहीं करेंगे, लेकिन अगर करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। बैंक डेबिट कर देंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे, कितने से? फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि इसको इनिशियल रिकॉग्निशन इसकी हमने इसी तरीके से करनी होती है तो मैं इसको सिर्फ स्केड्यूल बनाऊंगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने वो अमाउंट बतानी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होगी। तो जनाब यहाँ पे हम स्केड्यूल बना लेते हैं जी। ईयर्स ओपनिंग इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ 12%। उसके बाद जनाब कैश एट द रेट ऑफ, तेरा भला ये बचत हो गई। मोबाइल था कि क्या था? शुक्र करो, मोबाइल होता तो टूट जाना था जितनी दूर से गिरा। इसके बाद जनाब लास्ट में क्लोजिंग। ऐसे ही है, यही चीजें आएंगी ना। ओके जी। तो ईयर 1 पहले साल क्या हुआ भाई साहब? इनिशियल रिकॉग्निशन ओपनिंग ईयर 1 की कितने पे? फेयर वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे एरो बना के, इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो 84,000 माइनस 4,000 इक्वल्स टू 80,000। तो यहाँ पे जनाब हम ओपनिंग देते हैं इसकी 80,000 की। ठीक है जी। इफेक्टिव रेट 12% 80,000 का। $9,600। कैश 5%। आपको पता है कि ये कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू भी लगता है, और फेस वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 1 लाख, तो 5,000। क्लोजिंग कितना आया बेटा? 89600 को माइनस करवाएंगे इसमें से 5,000। 84600 2 3 4 5, तो 84600 जनाब क्या हुआ? सॉरी 10,152 और 5,000 अगेन नेगेटिव ही आएगा जी। 89725 जी। 89,752 जी। 89,752। और इस पे इफेक्टिव रेट 10,770 अगेन 5,000 जी। नाउ 955 95522। इस पे इफेक्टिव रेट 11463 5,000 जी। 101985। अच्छा, 5वां साल आ गया जनाब। 5वें साल में क्या हो जानी है? रिडम्पशन हो जानी है। तो 101985 इफेक्टिव निकालिए। 12238। ओके जी। 5,000 एक हमें मिलेगा, एक हमने पे करना है, दूसरा हमने फेस वैल्यू हमने पे करनी है, और प्रीमियम 9223 वाला हमने पे करना है। 1,05,914,223। ओके। अच्छा, अब जरा इफेक्टिव रेट को ऐड करें, सिर्फ इस इफेक्टिव रेट को, जो प्रॉफिट एंड लॉस में चीज जानी है।
5,4,223। अच्छा, अब ज़रा इसको ऐड करें जितना आपने कैश पे कर दिया है इन 5 सालों में इस लायबिलिटी के इवज़। जी जी, सारा कुछ 1,3,4,223। अच्छा, हमने ये कहा कि भाई साहब रिकग्निशन तो हमने कितने पे की थी, 80,000 रुपये पे की थी, और आपको पता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको लेके जाते हैं इफेक्टिव रेट को, मतलब ये वो वाला इंटरेस्ट होता है जो मार्केट हमें दे रही होती है। हमने कैश कितना पे कर दिया लायबिलिटी को ख़त्म करते करते, 1,34,223। हमने इनिशियली कितने पे रिकग्नाइज किया था, 80,000 रुपये से। ज़रा इन दोनों का डिफरेंस लो ना, ये 1,34,223 में से माइनस करवाओ 80,000, तो क्या आंसर आएगा 5,4,223। तो क्या मैं इस नतीजे पे पहुंच सकता हूँ कि इनिशियल रिकग्निशन जितनी आपने की होगी और जितने आप लायबिलिटी पे करने के लिए जितना कैश आप पे कर चुके होगे, वो दोनों का जो डिफरेंस होगा हकीकत में वही इफेक्टिव रेट है, वही टोटल आपके पास क्या है इफेक्टिव रेट, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में साथ साथ इसको लेके चल रहे हो। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए हमारे पास जो इफेक्टिव इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। अब ये इफेक्टिव एक्सपेंस किन किन चीज़ों को सोच के बनता है, अब इसमें क्या कुछ चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अब इसमें जो कुछ हमने कैश पे किया ना एक्स्ट्रा, जो कुछ भी हमने पे किया एक्स्ट्रा, वो सारा कुछ इसमें आएगा। अब हमने एक्स्ट्रा क्या क्या पे किया है, एक तो हम 5,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करते रहे, ऐसे ही है, कितना इंटरेस्ट हम लोग पे, बल्कि शुरू से आते हैं। एक हमने डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट हमने दिया था 16,000 रुपये का, ये भी एक्स्ट्रा ही है ना, ये तो हमारे पास लायबिलिटी में जो हम हमें पड़ गए हैं ये पैसे 16,000 रुपये। उसके बाद फिर जनाब हमारे पास जो हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी ये भी हमें पड़ गई थी, इसको भी हमने रिकग्नाइज नहीं किया था, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट हमने टोटल कितना पे किया 25,000। ठीक है जी, और इसके अलावा हमने लास्ट में रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम भी पे किया, वो भी हमें एम ए पड़ा है 9,223 का। इन सारा सबको ऐड करें 5,4,223, तो मतलब इफेक्टिव रेट हकीकत में जो आपको एम ए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाते हैं जिसका लायबिलिटी के साथ ताल्लुक तो होता है लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा होता, वो चीज़ें जो है वो हमारे पास क्या आती हैं इफेक्टिव रेट का हिस्सा बन जाती हैं। इज इट ओके, यहाँ तक मसला मसाइल ओके जी। अब आखिरी इसकी एग्जांपल करते हैं और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जनाब, प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ हम लोग जा रहे हैं जी। सर जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी हमने पढ़े हैं सर, वो तो हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी ना, वो तो हमारा फाइनेंशियल एसेट था। लाविया, अच्छा आइंदा के बाद जब आपने ये इस तरह के सवाल आपके माइंड में आए ना, आपने एक काम करना है, आपने सवाल पहले दिन नहीं पूछना, नहीं, आपने जाना है लाहौर से शेखुपुरा रोड जो होता है ना, लाहौर से शेखुपुरा में जो दरमियान में रोड है उसको शेखुपुरा रोड कहते हैं, शरकपुर रोड हम उसको कहते हैं। 0.5 किलोमीटर शरकपुर रोड पे आपने जाना है, वहाँ पे एक शॉप नज़र आएगी पाक आर्मी वेपन्स के नाम से, आपने अंदर जाना है और जाके सिर्फ आपने मेरा नाम लेना है कि सर हसन ने मुझे भेजा। वो आपको एक चीज़ पैक करके देंगे, आपको एक गिफ्ट देंगे पैक करके। आपने अगले दिन आना, जब आपने ये सवाल पूछा ना तो आपने सवाल नहीं पूछना, आपने वो चीज़ निकालनी है, लोड करनी हो, यहाँ पे गोली मारनी है, एक अगला सांस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे गोली मारनी है आपने। सर नहीं, वो तो हमने पुत्र सबसे पहले ही हमने वही किया था, एक्विटी जी, वो तो हमारा फाइनेंशियल एसेट नहीं था, मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी वो तो। पुत्र फाइनेंशियल एसेट और क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट के दो हिस्से हैं, एक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट। एक्विटी भी हमने कर लिया, डेट इंस्ट्रूमेंट भी हमने कर लिया, अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्विटी का हिस्सा क्यों बनेगी भाई? हाँ जी, हाँ वो हमने पढ़ा था ना कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और फिर हमारी एक्विटी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह, हम जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे ना, हमने कहा था उसमें एक जो है वो एक पार्टी के लिए एसेट बनेगा और दूसरी पार्टी के लिए वो लायबिलिटी बनेगी।
ठीक है। और एसेट हमने कहा था दो हिस्से एसेट के होते हैं, या तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट होगा, और दूसरी पार्टी के लिए वो क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। तेरी मेहरबानी बीबी, करवा देता है मैं सारा कुछ, बदनाम ना मैनू कर। ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए क्या हुआ है, क्या कह रही है? सर वो कह रही है 9 बज गए। अच्छा अभी 3 मिनट हैं, कोई बात नहीं, अभी 3 मिनट हैं। देखिए जी, अदील लिमिटेड, मैंने इस वजह से ये क्लास ली थी ताकि हमें कोई आगे डिस्टर्ब ना करे। अदील लिमिटेड AL रेगुलरली इन्वेस्ट्स इन एसेट्स दैट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो नॉर्मली किस पे लेके जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो आगे भी देखिएगा अकाउंटिंग मिस मैच को खत्म करने के लिए जो भी उसकी नई लायबिलिटी होगी उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कंसिडर करेंगे। कहता जी ऑन जनवरी 1 2018 AL इशूड 9% डिबेंचर एट नॉमिनल वैल्यू। अब इशूड 9% मतलब ये कूपन रेट है 9%, डिबेंचर एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ 80,000 टू अ फाइनेंस सिमिलर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। अब उसने इशू किए हैं, इसको आप एसेट डिक्लेयर ना कर देना, ये इशू जो बंदा करता है उसके लिए वो लायबिलिटी होती है, ठीक है जी। डिबेंचर आपने इशू किए हैं 80,000 रुपए के 9% कूपन रेट के साथ। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू क्लासिफाई दिस डिबेंचर टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस इन ऑर्डर टू अवॉइड अकाउंटिंग मिसमैच। देखा, जैसे मैंने कहा था कि आगे वो अकाउंटिंग मिसमैच को खत्म करवाने के लिए, क्योंकि उसने जो पहले लाइन लिख दी है वही हमें गाइड कर रही है कि भाई साहब ये सारे के सारे एसेट किधर लेके जाता है, लायबिलिटीज को प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आगे भी इनको क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही लेके जाएगा। फिर कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द डिबेंचर वाज 88,000 ऑन 31 दिसंबर 2018। देयर वाज नो चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क ऑफ AL इन दिस टाइम पीरियड। के 31 दिसंबर 2018 को फेयर वैल्यू कितनी होगी, 88,000, और इसमें क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व नहीं था, अदर मैटर थे। अदर मैटर का मतलब क्या होगा, किधर जाएगा वो, अब यहाँ पे मैंने मिटा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम कहते हैं कि जनाब द फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर वाज 82,000 ऑन 31 दिसंबर 2019। अब उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 82,000 हो चुकी है 2019 में, अगले साल के एंड पे। एंड AL हैज एस्टिमेटेड दैट इट इंक्लूड्स 4,000 ड्यू टू चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क। इनमें जो चेंज आया है, इसमें जो 4,000 रुपये है वो हकीकत में किस वजह से, ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से। तो ये 4,000 किधर जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, शाबाश, तो सारा कुछ तो हो गया। जैसे हमने एंट्रीज ही पास करनी, रिक्वायरमेंट है ना, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तो फटाफट लिख लेते हैं चीजों को। डाटा आपके पास क्या गिवन है, तो डाटा जनाब आपके पास एक तो फेस वैल्यू है कितने की, 80,000 रुपए की। उसके बाद उसके ऊपर कूपन रेट है 9% है जी। उसके बाद उसकी फेयर वैल्यू है एट एंड 1 ईयर 88,000 हो गया। और एनी क्रेडिट रिस्क, और फेयर वैल्यू एट एंड सेकेंड ईयर 82,000 क्रेडिट रिस्क 4,000। ओके जी, तो जनाब आइए इसकी एंट्रीज पास करते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी, फेयर वैल्यू पे। किस तरह से, बैंक डेबिट करेंगे और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने से, फेयर वैल्यू से 80,000। क्लियर। साल गुजरने के बाद इंटरेस्ट लगा, क्या करेंगे, डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट। और क्रेडिट कौन सी चीज होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। कितने से जी, इसका 9% है ना पार वैल्यू का, 9872। अच्छा, अब जनाब साल खत्म होने के बाद इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई। फेयर वैल्यू में इजाफा होगा, कमी हुई, फेयर वैल्यू में क्या हुआ, इजाफा। और क्या कोई क्रेडिट रिस्क था, हमने कहा जी कोई क्रेडिट रिस्क नहीं था, तो इजाफा हुआ है, तो लिहाजा हम किधर लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे,
जी फाइनेंशियल, क्योंकि आपको ये इनकम मिली है ना। हमारा गेन हुआ ना। बेटा लायबिलिटी तो है, तो फेयर वैल्यू बढ़ गई ना, इसमें ऑन क्रेडिट रिस्क कोई नहीं है, ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब आपका जो आपको सॉरी गेन नहीं हुआ, सॉरी आपका वो लॉस हुआ है, आपको लॉस हुआ है क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है ना। लेकिन ये कौन सा ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से? फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा ना, ओसीआई में नहीं जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ओसीआई में नहीं जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं जनाब, आपकी फाइनेंशियल जी आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है, फेयर वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब है, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ी है ना। तो जब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कितने से, 8000 से। तो इस तरह तो ये कंपनी रोएगी कि ये इसकी मतलब ऑन क्रेडिट रिस्क। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, रोती रहे। रोने तो आपको क्या, आप कुछ कह रहे हैं, वो आपको रो के दिखा रहे हैं। हाँ आपको क्या कह रहे हैं वो, रोने दें इसे, जिसकी किस्मत में रोना लिखा हो तो वो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसको इशू करने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन कंपनीज इस पे खुश हो जाती हैं, पता है आपको, इस पे खुश हो जाते हैं कभी कभी कि कोई नहीं, लोग जो हैं वो हमारे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको परचेज कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी को पता है कि भाई साहब इतने साल बाद मैंने रिडीम कर लेना है, इतने साल बाद हो जाएगी तो चलो कोई नहीं, थोड़े से पैसे में ज़्यादा भी मिल जाएंगे। लेकिन दोनों सिचुएशन होती है, रोती भी हैं और हंसती भी हैं। अच्छा जी, एनीवेज पहला साल यहाँ पे ख़त्म हुआ। दूसरे साल की एंट्रीज आप क्या पास करेंगे। अब दूसरे साल में क्योंकि आपने इंटरेस्ट ही सिर्फ आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या करोगे, डेबिट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या कह रहे हो बेटा, जी 7200 से ही, क्योंकि ये कूपन रेट हमेशा नॉमिनल फेस वैल्यू पे लगता है टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो 7200। और इस दफा साल के एंड पे क्या हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो गई। अब जब आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हुई है तो इसमें आप क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी को करेंगे डेबिट कितने से, 6000 से, और शाबाश, और क्रेडिट करेंगे ओसीआई को 4000 और प्रॉफिट एंड लॉस को 2000। ये आ जाए इनका क्लियर। जहां पे क्रेडिट रिस्क आ जाए वहां पे आपने ओसीआई, और जहां पे कुछ ना बताया वहां पे सारा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, यहाँ पे जनाब आपका स्टैंडर्ड होता है ख़त्म। और इंशाल्लाह हम इसके कल करेंगे कुछ कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे पास पेपर्स के, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों का आज क्योंकि टेस्ट भी है तो नेक्स्ट जो मंडे होगा आपका IFRS 9 का टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। सर इसके बाद कंसोलिडेशन नहीं, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग IFRS 15 की तरफ जाएंगे। कंसोलिडेशन IAS 12 वो हम इनके बाद करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से ज़रा टाइम टेकिंग है। तो पहले छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स कर लेते हैं ताकि हमारा बड़े बड़े जो स्टैंडर्ड है 1-2 वो बाकी रह जाएँ, आराम से करें उनको। ठीक है जी, चलें जी।